क्या हो रहा है दोस्तों? ये है रेसलमेनिया एक और वीडियो के साथ। प्रो रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है, ये प्रोडक्शन है, ये मनोरंजन है। हमें ये पता है, लेकिन प्रो रेसलिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज केफेब है। हम जानते हैं कि रेसलर्स मैचों के दौरान जिंदा दफनाए नहीं जाते या फिर उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती है। लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोचे समझे प्लान्स का नतीजा ही है कि फैंस सोच में पड़ जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं, अरे उन्होंने ये कैसे किया? दुर्भाग्यवश केफेब की कला काफी समय से खत्म हो गई है, क्योंकि इन दिनों डब्ल्यूडब्ल्यूई रियलिटी पर ज्यादा ध्यान देती है। हालांकि अब भी कुछ ऐसे राज हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई गुप्त ही रखना चाहती है और सावधान होकर उसको दर्शकों से छुपा कर रखा है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे राज जानेंगे जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी नहीं चाहेगी कि आपको पता लगे। नंबर 1, इगी एंड एक्स सिग्नल। मैच के दौरान रेसलर्स खतरनाक मूव्स का प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ सही होते हैं और कुछ आसानी से गलत भी हो जाते हैं, जबकि सारा ध्यान रेसलर्स पर ही होता है जो अपना स्पॉट कर रहा है। रेफरीज और ओपोनेंट खुलेआम रेसलर से नहीं पूछ सकते कि वो ठीक हैं या नहीं। हाँ, कभी कभी वो ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में रेसलर्स रेफरी या ओपोनेंट का हाथ दबा देते हैं ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। इस टर्म को इगी देना कहा जाता है और ये 2000 के रॉ के एक एपिसोड में दिखाया गया जब बबा रे डडली ने 76 साल की मे यंग को स्टेज से बाहर टेबल पर पावर बॉम्ब दिया था। आप देख सकते हैं कि जब वो टेबल पर गिरी तो मे ने बाबा के हाथ को धीरे से दबाया, ये इशारा करने के लिए कि वो ठीक है। नतीजा ये होता है कि अगर एक खतरनाक मूव गलत हो जाता है और रेसलर्स हाथ दबाकर संकेत नहीं देता या खुद रेफरी को बताता है कि वो घायल है, रेफरी अपने हाथ से एक्स का साइन बनाते हैं। एक फैन ने ये रॉ के एक एपिसोड में पकड़ा जब वेड बैरेट चोटिल हो गए थे और उनकी एल्बो डिसलोकेट हो गई थी। दोनों रेफरीज ने वेड को देखा और तुरंत अपने हाथों से साइन बनाकर मेडिकल टीम की मदद मांगी, जबकि एक्स संकेत केफेब को तोड़ना माना जाता है। ये कहानी में प्रयोग किया गया है। रेसलमेनिया 22 में मैट हार्डी ने रिक फ्लेयर को सीढ़ी के ऊपर से सुप्लेक्स मारा। ऐसा लग रहा था कि फ्लेयर की पीठ में चोट पहुंची है, इसलिए रेफरी ने एक्स सिग्नल दिया, जबकि फ्लेयर असल में चोटिल नहीं हुए थे। नंबर 2, हॉट टैग सिग्नल्स। कभी सोचा है कि हॉट टैग हमेशा सही टाइम पर कैसे होते हैं? आप देखेंगे कि एक रेसलर पिटा हुआ पड़ा है जो अपने नए साथी को टैग करने को तैयार है, लेकिन वो दूसरे कोने में है। हील ओपोनेंट अपने साथी को टैग करने को तैयार है, क्योंकि टैग करने वाला रेसलर घूम नहीं सकता और सही टाइम पर टैग नहीं कर सकता, इसलिए कोने में खड़ा साथी हाथ से संकेत देकर मदद करता है कि कब टैग करना है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप नजदीक से देखें, जब साथी का हाथ हथेली की तरफ नीचे होता है मतलब वो तैयार नहीं है। जब हथेली ऊपर की ओर होती है तो वो उसको टैग करने को तैयार है और तुरंत अंदर भागता है। नंबर 3, रिंग के नीचे रेसलर। ऐसा कई बार हुआ है जहां रेसलर और उनमें सबसे प्रसिद्ध अंडरटेकर रिंग के नीचे से आए हैं या तुरंत रिंग में दिखाई देकर अपने ओपोनेंट को आश्चर्यचकित किया है। क्या रेसलर इवेंट की शुरुआत से ही रिंग के नीचे होते हैं? रिंग के नीचे 2 घंटे तक इंतजार करते हैं? क्या वहां चोर दरवाजे हैं? ये स्पॉट निश्चित रूप से रहस्यमयी है और सही समय पर होना चाहिए। हालांकि जब आप लाइव शो के दर्शक हो तब ये रहस्य बर्बाद हो जाता है और एक एड ब्रेक के दौरान आप कुछ रिंग के स्टाफ को पूरी तरह से काले रंग के कपड़ों में देख सकते हैं। उनके बीच में ही रेसलर होते हैं जिनको रिंग में दिखाई देना होता है। जैसे 2015 के इस व्लॉग में अंडरटेकर को अपने रिंग क्रू के साथ दिखाया गया। वो तब तक के लिए रिंग के नीचे छुपते हैं जब तक कि लाइट थोड़ी देर के लिए हल्की नहीं हो जाती और रिंग में तैयार होने के बाद दिखते हैं। यह भी कहा जाता है कि सही स्पॉट के लिए रिंग के नीचे मॉनिटर रखा जाता है। नंबर 4, ब्लीडिंग ब्लड कैप्सूल्स। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि मैच के दौरान एक रेसलर जानबूझकर खुद को कब काटता है। ट्रेडिशनली ये 2 तरह से किया जाता है। पहली एक रेजर ब्लेड के द्वारा, जो अक्सर रेसलर के कपड़ों में उनके रिस्ट बैंड में छुपा होता है, और कभी कभी रेफरी भी ये उनको दे सकते हैं और एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसको छुपा देते हैं। दूसरा मुश्किल तरीका है, मतलब किसी औजार से खुद को मारना जिससे भी कट आ जाता है, जैसे रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर का खून बह रहा था। दूसरा तरीका अब ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब मैचों में खून बहाने से मना कर दिया है और ब्लेडिंग को सुरक्षा कारणों की वजह से लगभग बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में 2016 में रॉ के एक एपिसोड में ब्लड कैप्सूल्स के आइडिया को कैमरे पर पकड़ा गया। फैंस ने तर्क दिया कि ब्रायन सेक्सटन ने रोमन रेंस को इंटरनल ब्लीडिंग का प्रभाव पैदा करने के लिए ब्लड कैप्सूल्स पकड़ाई। हालांकि बहुत से तर्क ये कहते हैं कि सेक्सटन ने रेंस को एक ब्लेड दिया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ रेसलर्स जैसे टेज ने इस बात से साफ इनकार किया कि प्रोफेशनल रेसलिंग में ब्लड कैप्सूल का कभी भी इस्तेमाल होता है। नंबर 5, रेफरी की इन्वॉल्वमेंट। रेसलर्स की ही तरह रेफरीज भी मैच में केफेब को बनाए रखने में जिम्मेदार होते हैं और इस प्रकार वो मैच में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रेफरीज मैच की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, रेसलर्स को ये बताकर कि उनके पास कितना समय बचा है और कब वो एड ब्रेक पर हैं, जिसके कारण रेस्ट होल्ड किया जाता है। नंबर 6, बरीड अलाइव मैच।
बरीड अलाइव मैच सबसे प्रसिद्ध रूप से अंडरटेकर द्वारा बनाया गया था, जिसमें वो ओपोनेंट्स को मारने तक का चैलेंज करते थे। पहला मैच 1996 में इन योर हाउस पे पर व्यू पर मैनकाइंड के खिलाफ अंडरटेकर के साथ हुआ था, जिसमें वो ओपोनेंट्स को जिंदा दफनाने का चैलेंज करते थे। मैच खत्म हुआ। आखिर में अंडरटेकर का हाथ मिट्टी से ये दिखाने के लिए निकलता है कि वो अभी तक जिंदा है और ठीक है। ये स्टंट एक मैजिक ट्रिक की तरह ही काम करता है और भ्रम पैदा करता है कि असल में किसी को जिंदा दफन कर दिया गया है। आप ध्यान देंगे कि कब्र एक ऊंचे चबूतरे पर है और इतनी गहरी है कि रेसलर्स ज्यादातर हिस्से के लिए नीचे छुपे रह सके। एक बार जब रेसलर्स को दफना दिया जाता है, वो चबूतरे के किनारे एक अलग कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। आमतौर पर शो खत्म होने तक रेसलर को एक सुरक्षित कंपार्टमेंट में ही रहना पड़ता है। नंबर 7, WWE स्क्रिप्ट। 80 और 90 के दशक में प्रोमो को बहुत अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता था। रेसलर्स के लिए अपने प्रोमो में निर्देशों के मुताबिक कुछ बदलाव करना एक आम बात थी। प्रोमो में इन बदलावों की वजह से कई WWE रेसलर्स ने अपना टैलेंट दिखाया। आज के समय में WWE प्रोमोस बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, जिसमें WWE के लेखक पहले से ही सारी योजनाएं बनाते हैं। 2014 में रॉ के 14 अप्रैल के एपिसोड की पूरी स्क्रिप्ट सबको दिखाने के लिए ऑनलाइन लीक हो गई थी। डॉक्यूमेंट में जॉन सीना और ब्रे वाइट के बीच हर एक शब्द के लिए पूरी तरह से स्क्रिप्टेड प्रोमो दिखाया गया। नंबर 8, कमेंट्री लीक। शो के दौरान कमेंट्री टीम के पास करने को बहुत सारा काम होता है। उन्हें रेसलर्स को काबू में रखना होता है, कहानी को आगे बढ़ाना होता है और शो के दौरान नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें विंस द्वारा बैन किए गए शब्दों को बोलने से बचना होता है। कभी कभी एड्स या प्रोमो के दौरान वो लोग अपने हेडसेट के माइक्रोफोन को बंद कर देते हैं ताकि वो ऊपर बैठे बॉसेस से आगे सलाह देने के लिए बात कर सकें। 2014 में स्मैकडाउन का प्री प्रोडक्शन एपिसोड ऑनलाइन लीक हो गया था। इस क्लिप में माइकल कोल शामिल हैं, जो विंस से कह रहे हैं, to say that every time because I said it a shitload of times tonight. Oh, okay. Yes, sir. So you want? Yes, sir. Yep. Okay, I've got it, sir. I just didn't know if you want me to hit it every time, but I'll do that from now on. Okay, you got it. Thank you. Yep, I will. कोई बस कल्पना ही कर सकता है विंस के हेडसेट पर चिल्लाने की, चुप कर, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो बाहर कर दूंगा। I think we lay out. We're going live in 45 Yeah, I think we're laying out through the whole seconds. thing until. Seriously, I mean, what are we going to say here? You know, I think we just let it be, unless he tells us to say something. We might have to make some kind of reaction. You should do that. Oh That should be you. But other than that, yep. No. We were just talking. We're about not going to talk to Punk's entrance, Kev. Just so you know. When Punk's music hits, they're gonna. Oh my God! Come on. Good. How are you? Can you see me good enough? The camera's pointed at nobody but me. That's what I need. An I-5. Yeah. नंबर 9, मैच का रिहर्सल। ये रेसलर्स पर निर्भर करता है। कुछ रेसलर्स जैसे रैंडी सैवेज और डीडीपी अपने अपने मैच की योजना बनाना और उसका शुरू से आखिर तक अभ्यास करना पसंद करते हैं, जबकि सीएम पंक जैसे लोग उनको नापसंद करते हैं जो सावधानी से मैच को प्लान करते हैं। ये सही और एक गलत का मामला नहीं है, लेकिन ये उन रेसलर्स के बीच अच्छी केमिस्ट्री का नतीजा है जो अच्छे मैच बनाने में कारगर होता है। निश्चित रूप से रेसलिंग में बड़े स्पॉट्स को पहले से ही रिहर्स कर लेना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से और बिना चोट के किया जा सके, जैसे कोफी किंगस्टन, जिन्होंने रॉयल रंबल में चेयर हॉप का प्रदर्शन करने से पहले रिहर्सल की थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये करना वाकई में संभव है। एक दूसरा उदाहरण अंडरटेकर और पॉल बियरर की एक लीक्ड फुटेज का है, जहां दोनों सीमेंट सेगमेंट की रिहर्सल कर रहे थे, जिसमें पॉल बियरर को ग्रेट अमेरिकन बैश में मरना था। चूंकि ये वाला स्टंट कभी हुआ नहीं, इसलिए ये जरूरी था कि वो इस सेगमेंट को करने से पहले इसकी रिहर्सल कर लें। Rest in peace. What are you doing? What are you doing? You can't do that! No! नंबर 10, भीड़ के शोर की झूठी आवाजें। WWE अपने शोज के लिए खुलेआम भीड़ के शोर की झूठी आवाजें डालने का दोषी रहा है। आमतौर पे भीड़ की एडिट छोटे शोज जैसे स्मैकडाउन में स्टोरी लाइन को बढ़ाने के लिए या प्रोमो के लिए किया जाता है। एडिटेड पॉप को हेयर ड्रायर पॉप के नाम से जाना जाता है और सालों से इस्तेमाल किया जाता है। इसको हाल ही में बदला गया है।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और मैं आपसे मिलूंगा और भी रेसलिंग वीडियोस के साथ।